हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। बहुत दिनों से आप लोग की रिक्वेस्ट थी। क्लास 12 आईएससी बोर्ड के छात्र बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, जो हम लोग का एग्जाम होना है वो 80 मार्क्स का होगा, तो उस परीक्षा में हम लोग कैसे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स पाएं। आप नहीं भी रिक्वेस्ट करते तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा था, लेकिन चलिए, अच्छी बात है। आप लोग भी चाहते हैं कि कौन से तरीके हम लोग अपनाएं, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आप गेन कर सकें। तो आपको अच्छे नंबर और अच्छे ज्ञान के लिए मैं हमेशा से प्रतिबद्ध हूं। तो आज का वीडियो आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जो छात्र सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप निराश ना हो, आपके लिए भी अगला वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। क्लास 12 आईएससी बोर्ड के छात्र बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए, विदाउट फॉरवर्ड किए हुए, क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टेक्निक आपको मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल होगा। आज जो मैंने वीडियो आप लोग के लिए तैयार किया हुआ है, उसमें जो आईएससी बोर्ड ने अपना सैंपल पेपर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर पब्लिश किया है, मैंने उसको भी बेस माना है। और इकोनॉमिक्स का जो पेपर होना है 26 नवंबर 2021 को, तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी के एक एक सेगमेंट को बेटा मैंने बारीकी से अध्ययन किया है, उसके वेटेज को समझा है, और उस वेटेज को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि 26 नवंबर 2021 को आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आप मिस मत कीजिएगा। आज हमारे साथ पहली बार जो छात्र जुड़ रहे हैं, कृपया इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वह आपको पहले मिल जाए और आप उसको देखिए और उसका लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 80 आउट ऑफ 80 का हम लोग का ड्रीम है, वो कैसे पूरा करना है, उसके लिए कौन कौन से मंत्र हैं जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। ये रहा आईएससी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 12 सेमेस्टर 1 2021-22 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, कोड 0856। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका है 26/11/2021 मंडे। टाइमिंग है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे से है, और ड्यूरेशन है आपका 1 घंटे 30 मिनट का, जो कि आपको 90 मिनट एग्जैक्ट मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। जो रीडिंग टाइम है वह अलग है, और ये 1 घंटा 30 मिनट आपको नेट मिलेगा। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। 1 घंटा 30 मिनट आपको एग्जैक्ट आंसर देने के लिए है। रिव्यू इकोनॉमिक्स 0856 चैप्टर वाइज वेटेज इन सैंपल पेपर सेमेस्टर 1 2021। सक्सेस का पहला मंत्र बेटा, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम। सफलता हमेशा महानता के बारे में नहीं होती है, यह निरंतरता के बारे में है। लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, महानता अपने आप आएगी। मतलब ध्यान रखिएगा बेटा कि सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है, लेकिन कठिन परिश्रम
किस दिशा में करना है ये मायने रखता है। बहुत शॉर्टकट तरीके की तरफ हम लोग को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्षणिक हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा बेटा। तो आप इस मंत्र को याद रखिएगा सक्सेस के लिए। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। निरंतरता होनी चाहिए। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, यानी ये पॉइंट आपके लिए मायने रखता है। सेमेस्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहां पे हमने जो भी स्लाइड आपके लिए तैयार किया हुआ है, उसमें सबसे मजे की बात क्या बेटा, जो ये पूरा सेगमेंट है बेटा, इसको मैंने चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कहिए, मैंने तोड़ा हुआ। थियरी ऑफ डिमांड, जो सैंपल पेपर आईसीएससी बोर्ड की तरफ से आईएससी क्लास 12 के छात्रों के लिए जारी किया गया है, उस पूरे पेपर में थियरी ऑफ डिमांड का वेटेज 18.75% है बेटा। 18.75%, यानी कि 15 क्वेश्चन 80 में से आया हुआ है। जो पेपर सेटर हैं उन्होंने बहुत ध्यान से इसके वेटेज को समझा, और ये शुरू से इसका अपना एक इंपॉर्टेंस रहा है, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, चाहे आज हम लोग सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। थियरी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 23, 26, 28, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 51 का 1, 51 का सेकंड, 68 का ए, 68 का बी एंड 68 का सी। ये देखो बेटा, कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन इस स्पेसिमेन पेपर में थियरी ऑफ डिमांड से है। थियरी ऑफ डिमांड 15 क्वेश्चन आया होगा बेटा, इसका वेटेज है 18.75। आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में सबसे बड़ा है, यानी कि कहा जाए तो पूरे पेपर में ये सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला यूनिट है ये। अभी मैं केवल बात करूं बेटा थियरी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है, इसमें नहीं है। अब इसका स्ट्रेटजी समझो बेटा, क्या करना आपको। सबसे पहला काम करना होता है एक सफल छात्र के लिए, जो कि ये काम हम लोग को शुरू में ही करना होता। मैं सभी छात्रों को जो हमसे पढ़ते हैं, हमारे क्लास के छात्र में, उनको सबसे पहला काम ये कराता हूं कि उनको सिलेबस को मैं याद करवा देता हूं। आपको अपना लक्ष्मण रेखा पता होना चाहिए कि हमारी जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है। आपको अपने सिलेबस के बारे में, करिकुलम के बारे में पूरा याद होना चाहिए बेटा, जुबान पे याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा डिमांड चैप्टर को हम लोग को पढ़ना, थियरी ऑफ डिमांड में, कि डिमांड में क्या पढ़ना है, उसके मीनिंग को पढ़ना है। डिमांड का मीनिंग क्या है, डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिमांड फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड का डेरिवेशन कैसे होगा, डिमांड कैसे डिराइव होता है। आप में से किसी ने मुझसे ये भी सवाल पूछा था सर टाइप्स ऑफ डिमांड तो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो डिलीटेड है। बेटा छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके साथ जोड़ी जाती हैं, इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जो इस टॉपिक से रिलेटेड है आप उसको पढ़ जाइएगा, छोड़िएगा मत। इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड है, एक्स एंटी डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड है। बेटा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसको आपको पढ़ जाना, रिस्क मत लेना बेटा, ठीक है। क्योंकि जो सैंपल पेपर में दिया है आप उसको तो ध्यान में रखिए, लेकिन आप एक कदम पास और आगे रहिएगा, किसी टॉपिक को उस पर मिस मत करना, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता बेटा उसको पढ़ने में। मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर। इसको पढ़ने का तरीका क्या मैं बता दूं आपको, पहले तो आप इसके मीनिंग को समझ लो। मूवमेंट का मतलब होता है एक ही डिमांड लाइन पे या तो आप डाउनवर्ड आपका पोजीशन चेंज होता है बेटा उसी डिमांड लाइन पे, या अपवर्ड होता है। मूवमेंट अलोंग डिमांड उस गुड्स के खुद के प्राइस के चेंज होने से होता है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का मतलब होता है एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व पे। क्यों होता है, क्योंकि जिस गुड्स की डिमांड की बात आप कर रहे हैं उसकी खुद की प्राइस कांस्टेंट होती है,
एंड ड्यू टू अदर फैक्टर्स डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो इसके कारण को समझेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, इसको भी आपको ध्यान में रखना बेटा कि आखिर क्वांटिटी डिमांडेड कब कहते हैं और डिमांड कब कहते हैं। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है, इंक्रीज इन डिमांड कब होता है और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है। ये कारण को बेटा खूब अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ बेटा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन तो कहा है बेटा कि लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसमें आप कॉजेज भी पढ़ लेना कि लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने के कौन कौन से कारण हैं। लॉ ऑफ डिमांड के अफेक्ट होने के कारण तो पढ़ लिया, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने के क्या कारण है आप इसको भी पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। जो आप नीचे देख पा रहे बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड मीनिंग डिमांड फंक्शन टू बी स्पेसिफाइड इन incorporating the determinants of demand, diagram should be used in explain the law of demand। मतलब कि जो इंडिविजुअल डिमांड है वो कैसा होता है, वो स्टीपर होता है। मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है, तो फ्लैटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होंगे उनको ऐड करोगे तो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा, और जो भी रिजल्टेंट मार्केट डिमांड कर्व होता है बेटा वह ओरिजिन से दूर होता है, वो फ्लैटर होता है, क्योंकि कई का सम होता है और इंडिविजुअल में केवल एक होता है, ठीक है। इसलिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम लोग मार्केट डिमांड स्टीपर कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीपर होता है और मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है। आगे बेटा रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, देखो बेटा आप ऊपर केवल देख लेते हो कि इसमें कहीं नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा बेटा कि रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप, देख लो डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व का स्लोप बेटा नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ये उसका क्या कारण है, इसको देखो साफ साफ लिखा होता, आप इसको छोड़ना मत, पढ़ लेना। इट्स डेरिवेशन यूजिंग डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व कैसे बनता है, तो डिमांड शेड्यूल से बनता है। डिमांड शेड्यूल कितना होगा, तो इंडिविजुअल डिमांड होगा और मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड होगा तो उसका भी शेड्यूल होगा, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड की बात करोगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा, ठीक है ना, उसको भी आपको पढ़ना है। यानी कि आप इन बारीक बारीक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो जो आपके करिकुलम में दिया है उससे एक कदम आगे बढ़ना। जो क्वेश्चन पेपर है बेटा आप उसको देखो, आपने देखा होगा कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन को तो मैंने बताया ही, साथ साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया है। जो उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते उसमें एक सही होता, 3 गलत होता, लेकिन 3 को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या होता तो ये आंसर होता, क्या होता तो ये होता। इसलिए पढ़ते समय एक क्वेश्चन बेटा पढ़ा जाता है तो उसके जो और विकल्प दिए गए हैं उस पर भी एक बार सोचा जाता है कि क्या है और ये क्या नहीं है। यदि नहीं है तो ये कब होता, यानी क्रॉस क्वेश्चन खुद करो। जैसे आप इंग्लिश का कोई कोर्स करते हैं कि आपको कैसे बोलने हैं, तो उसमें क्या सिखाते हैं लोग, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब उसको फिर कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करो इंग्लिश में, यह क्या है, व्हाट इज दिस, उसको हिंदी में बोलो, यह क्या है। यानी आपको उसी में उलट पुलट करते रहना है, कैसे है, क्यों है, क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बेटा शॉर्टकट कब यूज करना, सफलता के लिए बेटा कोई एकदम शॉर्टकट तरीका अपनाओगे बेटा वह रिस्क है, क्योंकि 80 नंबर की बात है, 80 मार्क्स की बात बेटा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग को रिस्क कीजिए, मेहनत कीजिए। अभी मैं आप लोग को एक एक बताऊंगा कि आपको कितना दिन इस पे देना, कितने समय आपके पास बचा हुआ है। आपको जो मैराथन रिवीजन में वो भी करा दूंगा, बट आप पहले खुद से इसको एक बार करिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में या आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां भी आप इंडिविजुअली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, वह प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए ओपन है। थियरी ऑफ डिमांड को यदि पढ़ना है तो आप इस पे 3 दिन का टाइम दीजिए बेटा। 3 डेज में आप इस टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे। ओनली 3 डेज बेटा, केवल 3 दिन दो और ये थियरी ऑफ डिमांड आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट होगा। अब आप कहते हो कौन सी बुक पढ़े,
बेटा बुक के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कोई भी बोर्ड हो, कोई आपका कंटेंट किसी बोर्ड से नहीं मतलब है, आप स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, हर एक छात्र को बेटा इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। जो आप इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे बेटा, उसमें आपके पूरे कंटेंट मिलेंगे। और किसी भी बोर्ड का होता बेटा, जो कि एनसीईआरटी जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता, इसी को हर एक बोर्ड बेस मानता है। कोई पेपर सेटर होगा, कोई एक्सपर्ट होगा, कोई भी एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करता बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी हार्ट है बेटा। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप किताबें पढ़ते हो, डोंट वरी, आप पढ़ते रहिए, लेकिन जब आपकी बात आती है किताब की, तो जरूर एक बार बेटा एनसीईआरटी को पढ़ करके और आगे बढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा उसका लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, बट आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती बेटा। जो स्टेट बोर्ड के छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आप लोग के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से बेटा एक एक टॉपिक पढ़ जाओ। जहां भी कोई दिक्कत आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा कि आप टेलीग्राम पे जुड़ते हो और इंडिविजुअली भी आप हमसे क्वेश्चन पूछते बेटा, उस ग्रुप में पूछते हो, उसके अलावा भी पूछते बेटा। कई लोग तो कॉल भी कर लेते हैं टेलीग्राम के थ्रू। बेटा मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, डोंट वरी, आप मुझसे जुड़ो, पूछो और इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक नई उड़ान की तैयारी करो। उस उड़ान में मैं आपका हेल्प करूंगा, कर रहा हूं, करता रहूंगा, ओके। तो डिमांड बेटा आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि 18.75 यानी सेकंड हाईएस्ट ये पॉइंट है थ्योरी ऑफ डिमांड, जिससे कि 15 क्वेश्चन पूछा गया है। इसको पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को, केवल इतने टॉपिक को पढ़ने के लिए बेटा आप 3 दिन टाइम दे दीजिए बेटा, ओनली 3 डेज। और 3 दिन टाइम ये मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे, नॉट 72 आवर्स नीडेड। आप इसको 3 घंटे, आपको 2 घंटे, 2 घंटे तो आप दे सकते हो ना, 2 आवर्स, एक दिन में 2 घंटे तो दे सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। यानी आपने यदि 6 आवर्स दे दिया, 2 घंटे मंडे, 2 घंटे ट्यूसडे और 2 घंटे आपने वेडनेसडे दिया, तो कुल कितने घंटे हुए? 2 आवर्स इंटू 3 डेज इज इक्वल टू 6 आवर्स। बेटा कोई टॉपिक आपसे बचेगा नहीं। आप 6 घंटे पढ़िए थ्योरी ऑफ डिमांड, आपका बल्ले बल्ले, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके एमसीक्यू करो, जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है एमसीक्यू के, आप उसको सॉल्व करो। मैंने वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया हो कैसे आपको करने हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जल्दीबाजी मत करो मेरे बच्चों। आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन ज्यादा है, डिले होगा। स्टूडेंट का काम क्या बेटा, मैं नहीं समझ पाता हूँ। बच्चे, कुछ लोग कहते हैं सर वीडियो लंबा है। बेटा वीडियो लंबा कोई बात नहीं, जिंदगी हम लोग की लंबी है। यदि जिंदगी को सही सलामत लेके चलना बेटा, एंजॉय करना है, तो आज 1 घंटे की वीडियो बेटा, जब मैं नहीं थक रहा हूँ बेटा, तो आप क्यों थक रहे हो? मैं तो आपके लिए डिवोटेड हूँ, आप अपने लिए तो हो सकती हो ना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बेटा, उसमें आपका हित है। तो आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए, समझिए, लिखिए, और फिर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। चलिए अगला बेटा टॉपिक जो है हम लोग का है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से बेटा 12 क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ 80। 12 क्वेश्चन का मतलब हुआ ये 15% क्वेश्चन है बेटा, 15% क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सैंपल पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन बेटा इससे आया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 27, 31, 40, 53, 58, 59, 60, 61 एंड 62। अब आप ये देखो बेटा कि मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, उसका वेटेज क्या है। तो बेटा कुल मिलाकर देखा जाए तो पढ़ना बेटा थोड़ा सा, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन कितना आया इससे? 12 नंबर का। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको तभी समझ में आएगा जब आप डिमांड चैप्टर को खूब अच्छे समझ लेंगे। अब आप ये सोचें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कूद के जाए, नहीं बेटा, मैंने जैसे जैसे इसके इंपॉर्टेंस को बेटा आपके सामने ये पीपीटी के थ्रू मैं शो कर रहा हूं, आप नोट कर लो कि पहले आपको क्या पढ़ना है,
थियरी ऑफ डिमांड पढ़ना है। जब वो चैप्टर खत्म हो जाता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आओ। जंप मत करना मेरे प्यारे बच्चों, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कूदो मत। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बच्चा आज से जितने घंटे मैंने आप लोग को दिया ना, आप उतना कर लोगे तो आपके 80 नंबर आएंगे। अभी 1 महीने से भी ज्यादा समय आपके पास बचा हुआ है। हाँ, बात करें 15 नवंबर की बात करें और आज 16 तारीख है, उस हिसाब से नहीं, मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मैं केवल आपसे 2 घंटे की बात कर रहा हूं कि ये 24 घंटे में 2 घंटे आप इकोनॉमिक्स को दीजिए, और उस 2 घंटे में किस चैप्टर को कितना देना मैं यहाँ पे सब आपको शो कर रहा हूं। तो घबराना नहीं बेटा, आप पहले थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ो, जब वो टॉपिक क्लियर हो जाए तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आओ। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 12 क्वेश्चन पूछे गए, जिसका वेटेज है पूरे पेपर में 15%, 15% बेटा। इसमें पढ़ना क्या है, मेन टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका मीनिंग पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करो बेटा। इसमें प्राइस डिमांड होता है, इनकम डिमांड होता है, अब उसी से रिलेटेड बेटा ये है, मेजरमेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मिलता है। डिमांड को अफेक्ट करने वाले जैसे फैक्टर्स थे, वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बेटा जितने भी बेटा इस टॉपिक को, कि जब गुड्स ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो मार्केट में तो क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस सब्स्टिट्यूट होगा तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, हाई प्राइस रेंज का कोई प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, लो वाले के लिए क्या पड़ता है। बहुत फनी बेटा इसका होता है ऑप्शन, कि यदि लो इलास्टिसिटी डिमांड है, इसका मतलब कि जो गुड्स होगा उसकी प्राइस बहुत लो होगी, यानी लो प्राइस वाले गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। तो हाई प्राइस रेंज के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ऑप्शन में रहता है ग्रेटर देन 1। तो हम लोग समझते हैं जब लो के लिए लेस देन 1 है तो हाई के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। नहीं बच्चा, क्या होगा, उसके लिए लेस देन 1 होता है ना। मिडिल प्राइस रेंज के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो बहुत ध्यान से समझना टेक्निक है इसमें, है ना। क्या पढ़ोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेटा वेरियस मेथड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से मेथड है, परसेंटेज, पॉइंट और परसेंटेज मेथड एक है। परसेंटेज मेथड को ही बेटा क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा मेथड क्या, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क मेथड, है ना, ज्योमेट्रिक मेथड। ये है न्यूमेरिकल रिक्वायर्ड ऑन परसेंटेज मेथड ओनली, यानी आप जो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेथड पढ़ेंगे उसमें से आपसे जो सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि केवल परसेंटेज मेथड का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। लेकिन जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन होगा वह हर एक मेथड से रहेगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल होगा दैट विल बी ओनली फ्रॉम परसेंटेज मेथड। क्लियर। क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके फॉर्मूला क्या बेटा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ग्रेटर देन 1 कब होता है, लेस देन 1 कब होता है। ठीक है, निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, आईएमपी कर लो इसको। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू एक्सप्लेन, यानी कि उसका सिंटेक्स याद करना। सिंटेक्स का मतलब ये होता है बेटा कि यदि कहा गया कि ईपी इज ग्रेटर देन 1 तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसका सिंटेक्स होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वर्ड पर ध्यान देना बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेटा ये नहीं कर परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं कहते हैं, सही तरीका क्या है, परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन यानी उसी गुड्स की, आप केवल परसेंटेज चेंज इन प्राइस कह दोगे बेटा कोई भी हो सकता है, लेकिन इट्स ओन कह देने से क्या होता है कि नहीं उसी गुड्स की बात हो रही है, कंसर्निंग गुड्स की बात हो रही है कि उसकी प्राइस केवल चेंज होगी तब जाकर के ऐसा होगा। क्लियर। इसमें यूज डायग्राम वेयर नेसेसरी, यानी आपको एग्जाम में डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को समझना हो तो आप डायग्राम जरूर बना लेना। डायग्राम बनाकर उसको करोगे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूं, यदि ईपी लेस देन 1 है, ईपी लेस देन 1 है तो
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा यहाँ क्या है, एक से कम है, तो इसमें डिमांड कर क्या होगा बेटा, स्टीपर होगा। क्या होगा, स्टीपर होता है बेटा। क्या होता है, स्टीपर। और ईपी इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, फ्लैटर होता है बेटा। क्या होता है, फ्लैटर होता है। यदि डिमांड का फ्लैटर तो डिग्री क्या होगा, ईपी इज ग्रेटर देन 1। यदि डिमांड लाइन स्टीपर है तो क्या होगा, ईपी लेस देन 1 होगा, ठीक ना। डिमांड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, और उसी को बेटा हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं। और डिमांड लाइन 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है एक्सिस एक्स से तो क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू 1। यदि डिमांड लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू 0। आप बेटा कहोगे सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें पढ़ना हो तो कितना दिन मुझे देना चाहिए, आपको बेटा 2 दिन देना, 2 days ओनली। कितने घंटे, 2 दिन 2 घंटे बराबर कितना होगा बेटा, 4 hours। 4 घंटे में बेटा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। 4 घंटे में आप इसको कवर कर लोगे। हाँ, कहोगे सर हम उतना फास्ट नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2 दिन देना, इसमें घंटे बढ़ा देना, ठीक है, यानी कि इसको 6 घंटे कर दो, ठीक है, 4 hours to 6 hours कर देना, लेकिन दिन रखना बेटा 2 ही दिन, ठीक है, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। यानी पहले क्या पढ़ोगे, थियरी ऑफ डिमांड, उसके बाद क्या पढ़ोगे बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब कहोगे सर इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके बाद आप आओगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे। क्या पढ़ना है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इससे क्वेश्चन कितने पूछे गए, ओनली 6 क्वेश्चन, यानी इसका वेटेज कितना है, 7.5% पूरे पेपर में। इस सैंपल पेपर की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये वेरी कर सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, बट इससे एक लग जाता है कि पेपर सेटर ने जो सैंपल पेपर बनाया है उस सैंपल पेपर में कितना इसको वेटेज दिया है ये बता रहा। इसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आउट यूटिलिटी अप्रोच यानी कार्डिनल अप्रोच भी पढ़ना है, और आपको ऑर्डिनल अप्रोच यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच को हम लोग हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और कार्डिनल, बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको समझने के लिए, याद करने के लिए मैं थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूं आपको। एक ओह सीएम साहब, आपने कमाल कर दिया, याद कर लो। अब इसका मतलब क्या बेटा, ओह सीएम साहब आपने कमाल कर, इसको याद नहीं करना, मैंने बोला हमको लगता है कि आपको ऐसे याद होंगे। ओ का मतलब होता है बेटा ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल। एच का मतलब होता है बेटा हिग्स, यानी हिग्स ने बेटा कौन सा अप्रोच की बात किया, ऑर्डिनल अप्रोच। अब इसमें आता है हिग्स, आप नाम याद कर बेटा, तो हिग्स एंड एलन 2 लोग थे, लेकिन उसमें हिग्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। सी का मतलब कार्डिनल अप्रोच बेटा, कार्डिनल अप्रोच। एम का मतलब होता है बेटा मार्शल, यानी कि कार्डिनल अप्रोच की बात कौन कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा, अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल की बात कौन कर रहा है, जे.आर. हिग्स। तो आपको ये अप्रोच पढ़ना है, लेकिन इसमें समय आपको देना पड़ेगा। कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़ना आपको, उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। मैं आप लोग को सेपरेट वीडियो बता दूंगा कार्डिनल यूटिलिटी पे, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू पे। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसका वेटेज होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के लिए आपको यूटिलिटी शेड्यूल की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम की जरूरत पड़ती है, उसके एजम्पशंस की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना है, इसको छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड, उससे सवाल नहीं पूछा है, लेकिन एजम्पशन तो पूछा जाएगा भाई, जान लो, एजम्पशन तो पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है इसका बेस क्या है, इसका एजम्पशन क्या है, इसको तो आपको पढ़ना है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटीज, यानी कि केवल गुड एक्स के लिए पढ़ना है या केवल गुड वाई के लिए पढ़ना है ना। शेड्यूल एंड डायग्राम,
law of equal marginal utility statement schedule and conditions of consumer security using marginal utility। equal marginal utility मतलब का जहां पे आपने देखा होगा MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होता है, इसी को कहते हैं बेटा क्या, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, और ये बराबर होता है बेटा किसके, MUM के, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें बेटा आपको पढ़ना इंडिफरेंस का, इसका मतलब क्या है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा टॉपिक है और तुरंत याद हुआ, बहुत समय नहीं लगता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, IC नेवर टचेज एक्सिस x और एक्सिस y, IC नेवर टचेज टू अनदर IC, हायर IC shows हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। इस तरीके से बेटा तुरंत याद रहता है। इंक्लूडिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप का क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। सिंपल सा है, जब कई इंडिफरेंस कर्व को एक साथ बेटा क्या करते हैं, शो करते हैं, तो उसको इंडिफरेंस मैप करते हैं। कंज्यूमर्स बजट लाइन, बजट लाइन ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन। बजट लाइन को बेटा हम लोग ऐसे कह ले थोड़ा सा हंसी मजाक के लैंग्वेज में, तो बजट लाइन क्या है, तो बजट लाइन ऑल्सो नोन एज औकात ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की औकात है, बताता है कि आपके पास पैसे क्या है और उस पैसे में आप क्या मैक्सिमम एक्स खरीद सकते हैं, मैक्सिमम वाई क्या ले सकते हैं, या दोनों पे यदि आप पैसे खर्च करते हैं तो कितना आप एक्स ले सकते हैं और कितना आप वाई ले सकते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा इसमें पढ़ना आपको, इसमें डायग्राम बना के पढ़ना। जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करता है तो जहां पे वो टेंजेंट करता है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और जहां पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट करता है वहां पे IC का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होता है। जहां पे स्लोप ऑफ IC एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल होता है वहां कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर, कोई दिक्कत, आपको ऐसे पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर इस पे कितना मुझे समय देना चाहिए, तो इसके लिए बेटा 3 दिन का टाइम होता था, 3 डेज। आप कहोगे सर 7.5 वेटेज है, 3 दिन दे रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि वेटेज कम है तो यहाँ पे इसको, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा बेटा आपने घर में जो कम पैसा कमाता है उसको हम लोग तवज्जो कम देंगे, नहीं। यदि है हमारे फैमिली मेंबर है, पैसे कमाने से मतलब नहीं है, हमें वेटेज देना है, तो हम आपको राय देंगे, 3 दिन इस पर देंगे और 3 डेज इंटू 2 आवर्स, यानी कुल कितना बेटा 6 आवर्स आपको देने हैं। बहुत आपको दिक्कत होगी 2 घंटे और बेटा बढ़ा लेना, यानी 6 से 8 घंटे का ना इसका मार्जिन जाता है। ओके, तो पहला आपने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकंड क्या पढ़ा, सेकंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका क्या पढ़ा बेटा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसके बाद से कहां चलेंगे, इसके बाद से आप चलिएगा बेटा थ्योरी ऑफ सप्लाई पे। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, थ्योरी ऑफ सप्लाई से बेटा केवल 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हम लोग के सैंपल पेपर में, यानी इसका वेटेज है 3.75%। लेकिन हार मत माना बेटा, ये चैप्टर समझने में आसानी होगी क्योंकि आपने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा है, ठीक उसी का अपोजिट कर दोगे तो आपको सप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि डिमांड कौन करता है, वो बायर के लिए है, बायर की सोच जो होगी ठीक उसी का अपोजिट जो सप्लायर होगा, सेलर, उसकी सोच होगी। तो सप्लाई में आपको क्या पढ़ना है, उसका मीनिंग क्या है, स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या है, इसके बीच क्या डिफरेंस है, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है बेटा, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपको बेटा ये चीज पढ़ना है। इलास्टिसिटी आप बेटा अलग से ले लेना, अलग मैंने उसके लिए बना है, ये इसमें नहीं। अब है यहाँ पे क्या डिफरेंस बिटवीन स्टॉक इंटेंडेड सप्लाई एंड सप्लाई एक्चुअल सप्लाई, आप दोनों के बीच में अंतर पढ़ लेंगे एग्जाम्पल के साथ। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, A supply function should be specified and explained, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़िए अच्छे से, उसके मीनिंग को समझिए। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे है, इसमें भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा और मार्केट सप्लाई कर्व होगा। मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व क्या है, और सप्लाई कर्व यानी लॉ ऑफ सप्लाई के कौन कौन से एक्सेप्शन है, किस किस केस में लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता होगा। ओके,
ये पढ़ना आपको। थियरी ऑफ सप्लाई पे आपको कितना दिन देना बेटा? 2 दिन देना है। और कितने घंटे? तो 2 days इंटू 2 hours, 6 to 7 hours बेटा इस पे लेकर जाना, ज्यादा नहीं। आपको स्पीड बढ़ाने बेटा, और स्पीड बढ़ाने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूं। जब भी आप पढ़ने के 2 तरीके होता है, एक होता है आई रीडिंग होता है, एक फिंगर रीडिंग होता है। आई रीडिंग का मतलब हुआ कि आपने क्वेश्चन पेपर पाया और आप ऐसे पढ़ते हो, बुक आपने रखा और ऐसे पढ़ते जा रहे हो। नो, ये तरीका सही नहीं होता है। फिंगर रीडिंग मतलब क्या होता है? जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं वहां पे उंगली रखिए, ठीक ना, और उंगली रखकर बेटा पढ़ो। उससे क्या होता है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, एक एक वर्ड आपके सामने दिखता जाएगा, कहीं पे वो ओवरलैप नहीं करता है। तो आप थियरी ऑफ सप्लाई को 2 दिन देंगे, 2 घंटे रोज, ठीक है। तो 2 दिन का मतलब कितना बेटा? 4 घंटे हो रहे हैं ना, 4 घंटे, है ना। 2 घंटे से बढ़ाओ बेटा, यानी 4 to 6 hours। इससे ज्यादा बेटा इस पे नहीं जाओगे, ठीक ना। कोई बात नहीं बेटा, अरे 3.75 है तो क्या, लेकिन इसको कम मत समझना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इससे केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 2.5% का वेटेज बेटा, 2.5% का वेटेज है। कोई बात नहीं। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसका मीनिंग क्या है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्योंकि आपने डिमांड पढ़ा हुआ तो आपको यहाँ समझने में दिक्कत नहीं हुई, सिंटेक्स वही रहता है। एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ये 2 पढ़ लेना, ठीक है। तो इस पे कुल मिलाकर आपको जो समय देना है इस वाले टॉपिक पे, आपको मैक्सिमम 2 दिन दोगे, क्योंकि आप जितना भी मेथड पढ़ते हो थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है। 2 days इंटू 2 hours कर दोगे, 4 घंटे से ज्यादा बेटा इस पे नहीं लगेगा, 4 घंटे का ही केवल है ना। जिस दिन बेटा मैं आप लोग से YouTube पे लाइव होऊंगा, जिस दिन मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, आप देखना बेटा कितना मजा आएगा। और एक एक टॉपिक को मैं इसी समय के साथ लेकर चलूंगा, और आप मेरे साथ बेटा दौड़ते रहना, ठीक है। मेरे साथ दौड़ोगे बेटा, ठीक ना। आप स्पीड अपना स्लो मत करना, हारना मत मेरे साथ। जब मैं नहीं हारूंगा बेटा तो आप मत हारना, ठीक ना। आपको इस पे 2 घंटे 2 दिन देने हैं, यानी कुल मिलाकर 4 घंटे हुए। इससे ज्यादा बेटा इस पर लगेगा ही नहीं, समय आपका बच जाएगा, आप उसी में रिवीजन कर लेना बेटा, ठीक ना। 4 घंटे से ज्यादा इस पे आपको देना ही नहीं है। ओके, अब आगे चलते बेटा हम लोग। मार्केट मैकेनिज्म, अब आपने डिमांड पढ़ लिया, सप्लाई। मार्केट मैकेनिज्म तो लास्ट में दिया है बेटा, लेकिन नहीं, मैंने आपको यहाँ पे किस नंबर पे मार्केट मैकेनिज्म को रखा? 6ठे नंबर पे। क्यों रखा है? क्योंकि आपने डिमांड चैप्टर पढ़ लिया, सप्लाई चैप्टर पढ़ लिया, और मार्केट मैकेनिज्म में बेटा डिमांड और सप्लाई दोनों आता है। तो आप वेट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भूल जाएगा, इसलिए आप मार्केट मैकेनिज्म को 6ठे नंबर पे रखिए, ठीक है। भूलेगा नहीं, ताजा ताजा आपने डिमांड पढ़ा है, ताजा ताजा आपने सप्लाई पढ़ा है, आपको समझने में आसानी होगी। तो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम पढ़ना। इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? प्राइस इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी डिमांड इंक्रीज करता तो क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज करता तो क्या होता है। डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करे, किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज करे, एक एक चीज पढ़ते जाओगे। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको ये पढ़ने हैं, बहुत मजा आएगा बेटा पढ़ने में। देखना एक एक बेटा टॉपिक पे मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है ना। मार्केट मैकेनिज्म पे भी इक्विलिब्रियम कैसे होता है आपके लिए वीडियो में बना रहा हूं, तो मैं आपको प्रेजेंट करते जाऊंगा। लेकिन आप अपने जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी बुक्स हैं, आप उसको पढ़ते रहिए, और फिर जब मेरा वीडियो देखिए बेटा कंपेयर कर लेना, जहां आपको समझ में ना आए फिर से हमसे संपर्क कर लेना। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि वीडियो देखने के बाद से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई बात नहीं, आप हमसे फिर से संपर्क कीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। इसमें क्या पढ़ना आपको? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ अलोंग द कर्व्स एंड शिफ्ट ऑफ कर्व्स टू बी एक्सप्लेन्ड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस कंट्रोल, रेशनिंग, प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। यानी प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, प्राइस सीलिंग को किस नाम से जानते हैं, फ्लोर प्राइस को किस नाम से जानते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे हुआ तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होंगे तो क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कॉपी में नोट करते जाइए। आप टेलीग्राम पर देखते हो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ,
तो जो क्वेश्चन पूछता हूं उसको भी आप लिखते जाइए बेटा वहां पे, ठीक है, घबराइए मत, ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म पे कितना समय देना बेटा आपको, तो 2 दिन देना, 2 डेज, 2 डेज इंटू 2 आवर्स, यानी कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे। 2 घंटे तो आपको देना ही देना है, लेकिन आप 1 घंटे इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी 5 घंटे जाएगा, पूरा आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, केसेस इसमें बहुत सारे हैं, आप मेन केसेस को, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ चेंजेस इन सेम डायरेक्शन इन सेम प्रोपोर्शन व्हाट अफेक्ट ऑन प्राइस इक्विलिब्रियम, ऐसे आप एक एक उसमें चूज करते जाइए, ठीक है। एक मैं आप लोग को पूरे केसेस को डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, आप उसको नोट कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स में उसको बना लेना, उसके रिजल्ट को मैं ब्रीफ में आपको दे दूंगा, आप वहां पे उसको कर लेना। ओके, तो आपको कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे देना है, 2 डेज, यानी आपको ये मार्केट मैकेनिज्म छठे दिन पढ़ना बेटा। छठे दिन मतलब समझ रहे हो बेटा, छठे नंबर पे, छठा दिन मतलब क्या हुआ, 2 दिन 2 दिन ऐसे चलेगा ना, तो क्या हुआ, कुल मिलाकर आप कहा जाएंगे, यहाँ पे कहा जाएंगे, इस तरीके से आप इतने नंबर पे जाना बेटा, ठीक है ना, कि आपको तीसरे दिन क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं। तो छठा जो आपका टॉपिक होगा वह 2 दिन चलेगा, ठीक है ना, कुल मिलाकर के जो आपका ये पूरा जो मैंने फ्रेम किया है वो दिन वाइज है, घंटे वाइज है। ओके, अब ये जब टॉपिक आपका खत्म हो जाए बेटा, इसी सीक्वेंस में चलना, आप ये नहीं कि मार्केट मैकेनिज्म आप देखोगे तो आपके सिलेबस में या बुक में लास्ट में दिया तो लास्ट में पढ़ना, नहीं, आपको मैं यहां बताऊं तो आप यहीं पढ़ जाना, मेरी बातों को बेटा प्लीज मान लेना, बहुत मजा आएगा आपको। आगे पढ़ना थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ प्रोडक्शन से बेटा 8 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 80, यानी 10% का वेटेज है। क्वेश्चन में क्या था, 7, 8, 39, 42, 56, 67 का ए, 67 का बी, 67 का सी, कुल मिला के 8 क्वेश्चन पूछे गए इससे। इसमें पढ़ना क्या आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, मीनिंग ओनली। अब मीनिंग क्यों कह रहा है, रिटर्न टू स्केल में डायग्राम भी आता है, ठीक ना, आप डायग्राम की बात मत करना, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन के लिए होता है, रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन के लिए होता है। रिटर्न टू स्केल में सभी फैक्टर्स जितने भी इनपुट्स होते हैं सब चेंज हो सकते हैं, रिटर्न टू फैक्टर में केवल क्या चेंज होता है बेटा, तो रिटर्न टू फैक्टर में लेबर चेंज होगा, बाकी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। रिटर्न टू स्केल में लेबर और कैपिटल जो भी चेंज होंगे, यहाँ पे 2 को लेते बेटा तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा। इसमें बेटा टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। याद देखो, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट टीपीपी भी कहते हैं या टीपी भी कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, टीपी और टीपीपी ये दोनों बेटा सही है ना, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है, एंड इसके जो 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेज का पढ़ना है। फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड क्या है। एक रीजनल प्रोड्यूसर किस स्टेज में रहना पसंद करता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो सेकंड स्टेज में रहना पसंद करता है। तब तक वह अपने एक एक वेरिएबल को यूज करता रहेगा जब तक कि उससे मिलने वाला एडिशनल आउटपुट बेटा 0 ना हो जाए। तो 0 कब होता है बेटा, तो सेकंड फेज में ही वो एंजॉय करता है। ओरिजिनल प्रोड्यूसर ऑलवेज वांट टू स्टे इन विच स्टेज, तो सेकंड स्टेज। ऑपरेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, किस पे, किस एजम्पशन पर बेस्ड है, इसका शेड्यूल क्या होगा बेटा, फॉर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट टेस्टिंग। डिमांड डायग्राम है बेटा, एक्सप्लेनेशन टू द 3 स्टेजेस, उसको समझने के लिए बेटा ये सब चीज जरूरत पड़ेगी। इस पे आपको कितना समय देना बेटा, तो थियरी ऑफ प्रोडक्शन बेटा आपको 3 डेज देने हैं, 3 डेज, यानी 3 डेज इंटू 2 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे बेटा आपको इस पे देने हैं। 6 से 7 घंटे में आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा समय लगेगा ही नहीं बेटा। आप कितने भी थोड़ा सा अपने आप को समझ रहे हो, पहली बात तो आप अपने आप को कमजोर समझना मत, लेकिन लग रहा है कि सर हम थोड़े से स्लो लर्नर हैं, तो फिर भी बेटा आप कितने स्लो लर्नर होंगे ना, आप 7 आवर्स में इसको पूरा कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक ना। तो घबराना मत बेटा, कोई स्लो और कोई फास्ट नहीं बेटा,
सबकी बेटा शुरुआत जीरो से होती है, ठीक ना। आप भी अपने आप को जीरो से समझ कर बेटा उठना शुरू करो, घबराना मत। ये थियरी ऑफ प्रोडक्शन बेटा 7वें टॉपिक पर रहेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 12 क्वेश्चन पूछे गए, इसका वेटेज बेटा 15%। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 22, 25, 32, 37, 46, 63 का फर्स्ट, सेकंड, 64 का फर्स्ट एंड सेकंड, यानी टोटल क्वेश्चन कितना है बेटा, इससे 12 क्वेश्चन पूछा गया। घबराइए नहीं बेटा, आप इसको पूरा पढ़ जाओ, ठीक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इसका रिलेशनशिप बेटा मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको डाल रखा है बेटा, देखना उस पर। एसी, एएफसी, एबीसी, एमसी बेटा, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, आप इसको देख लेना, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी, एफसी एंड एमसी का, तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अब आता था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, उसमें जो टाइप्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्राइवेट कॉस्ट किसे कहते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट किसे कहते हैं, सोशल कॉस्ट क्या है, मनी कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उसके शेड्यूल्स क्या है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसका शेप कैसा होता है, ठीक ना। और जो रिलेशनशिप है बेटा वो देख लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या अंतर है, ये पढ़ लो। यानी कि आपको कॉस्ट चैप्टर को पढ़ना हो, आपको इसके लिए 3 दिन दीजिए बेटा, 3 डेज। जल्दीबाजी मत करना, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा बेटा। तो 3 डेज इंटू 2 आवर्स, यानी कितना बेटा, 6 to 7 आवर्स बेटा, 6 से 7 घंटे बेटा इस पे जाएगा, और आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, यानी कि आपको 8वें नंबर पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को लेकर चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, इससे केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 56 एंड 65। इसका वेटेज था बेटा 5% का, बट बहुत ज्यादा इस पे आप परेशान ना होइए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ही नहीं। रिवेन्यू क्या होता है, उसके मीनिंग को समझना है, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू एंड देयर रिलेशनशिप अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR, TR कैसा होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी मोनोपोली में कैसा होता है, मोनोपोलिस्टिक में कैसा होता है, आपको पढ़ने हैं। ओके, तो इस पे आपको कुल मिलाकर के 2 दिन यानी 2 डेज इंटू 2 आवर्स, यानी कितना बेटा, 4 आवर्स। 4 घंटे बेटा बहुत है, 4 घंटे में चैप्टर आप रट जाओगे, रटा जाएगा बेटा, इसमें आप कुछ बचेगा ही नहीं, कहोगे सर 4 घंटे तो मैं क्या करूं, मेरा काम तो 2 ही घंटे में हो गया, ठीक ना। इसमें बहुत ज्यादा है ही नहीं, बट यदि आपने इसको अलॉट किया है, आपने इसको 4 घंटे दिया है, तो बट उसको रिवीजन कर दे बेटा उसी में। यदि एक ही दिन में आपका दोनों हो गया, घबराना मत, फिर उसको रिवीजन करो, यानी 4 घंटे आप इसको दीजिएगा बेटा, 2 दिन दीजिएगा, जल्दीबाजी मत करना, ठीक ना। यानी इसका जो नंबर आएगा, किस नंबर बेटा, ये 9th पे है, 9वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए, आउट ऑफ 85% वेटेज है, और क्वेश्चन क्या था, 40 नंबर, 48, 49 एंड 57, यानी कि कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन पूछे गए। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, मीनिंग, और इसके कंडीशन क्या है। इसमें 2 अप्रोच होता है, एक MC-MR अप्रोच होता है, और एक होता है TC-TR अप्रोच होता है। तो TC-TR अप्रोच आपको नहीं पढ़ना है, केवल MC-MR अप्रोच पढ़ना है। जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रिवेन्यू के इक्वल होता है, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रिवेन्यू को नीचे से इंटरसेक्ट करता है, तो वह क्या होता है, वह प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन होता है, ठीक ना। तो इसमें आपको बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए मैंने जो समय रखा बेटा, इसमें 2 दिन का रखा, 2 डेज। तो 2 डेज इंटू 2 आवर्स, यानी कि 4 घंटे। 4 घंटे बेटा बहुत सफिशियंट है। जैसे MC=MR होता है, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए क्या बेटा, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशियंट नहीं है। सफिशियंट कंडीशन क्या होगा,
MC curve cuts MR from below और MC should be rises। जहां पे MC MR को इंटरसेक्ट करता है, इक्वल होता है, वहां पे MC क्या होना चाहिए, वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। वैसे बेटा 2 दिन इस पे दीजिए, रिवीजन करिएगा। एक ही बेटा कल टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लेकिन इसको हल्के मत लेना, ठीक है। इस पे बेटा न्यूमेरिकल भी बनता है, आप वो भी देख लीजिए। 4 घंटे इस पर समय है तो दीजिएगा जरूर। इसमें बेटा कोई भी कंजूसी मत करना, ठीक है, कोई लापरवाही मत करना, ओके। यानी कि इसका जो नंबर है वो 10वें नंबर पे है, और सबसे लास्ट में आपको 11वें नंबर पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इससे 9 क्वेश्चन पूछेगा आउट ऑफ 80, 11.25 वेटेज है इसका परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 17, 47, 50, 51 का 55 का 1, 55 का 2, 55 3, 66 का फर्स्ट, 66 का सेकंड, 66 का थर्ड, यानी कि कुल 9 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें आपको क्या करना था, पढ़ना है मार्केट के कौन कौन से फॉर्म्स है, मार्केट का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, उसके क्या कंडीशंस हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोसोनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस मार्केट फॉर्म, यानी कि उसके क्या क्या फीचर हैं बेटा परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोलिस्टिक का क्या फीचर है, मोनोपोली का क्या है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोसोनी, है ना। और इक्विलिब्रियम अंडर, बेटा ये सेपरेट आपको पढ़ना है, इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन। बेटा शॉर्ट रन तो दे दिया, लेकिन आप लॉन्ग रन में पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि शॉर्ट रन का, लेकिन आप लॉन्ग रन में इसके साथ साथ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोसोनी, केवल मीनिंग पढ़ना है इसको। इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन बाय MRMC अप्रोच, एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम। शट डाउन क्या होता है बेटा, एंड ब्रेक इवन क्या होता है। शट डाउन का मतलब होता है कि जब प्रोड्यूसर क्या करे, अपने पूरे बिजनेस को बंद करके चला जाए और गाना गाए, कर चले हम फिजा जाने साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका मतलब कि ये तब होता है बेटा जब फर्म को जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो कुछ भी ना मिले। यदि फर्म को शॉर्ट रन में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ भी हिस्सा मिल रहा होगा तो वह लॉस में होते हुए भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है फर्म। लेकिन यदि ऐसा सिचुएशन आ गया कि फर्म को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल ही नहीं रहा है, या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं मिल रहा है, अब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में क्या करता है, वो प्रोडक्शन को बंद कर देगा और चला जाएगा। यानी कि क्या होता है कि जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, यानी कि वो जीरो हो गया, केवल उसको वेरिएबल कॉस्ट ही मिले, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा है किससे, एवरेज रिवेन्यू के, या तो बराबर हो जाए, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो गया एवरेज रिवेन्यू से। ऐसे केस में वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बंद करके चला जाएगा। आप जो ऑप्शन देखें तो वहां पर लिखा रहता है ABC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AR। ये क्या होता है, ये सिचुएशन कौन सा होता है, इसको कहते हैं शट डाउन करते हैं। क्या कहते हैं, शट डाउन करते हैं। क्या कहते हैं, शट डाउन। या इसी को बेटा ऐसे लिख देगा AR इज लेस देन और इक्वल टू ABC, है ना। तो ये शट डाउन होता है। लेकिन जब ब्रेक इवन की बात करता है तो ब्रेक इवन का मतलब होता था AC इज इक्वल टू AR और TC इज इक्वल टू ER, है ना। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ऑप्टिमम आउटपुट। ऑप्टिमम आउटपुट का बेटा जब AC इज इक्वल टू क्या होता है, AC इज इक्वल टू AR। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बेटा कुल मिलाकर 5 दिन देना बेटा, 5 डेज, 5 डेज, यानी 5 डेज इंटू 2 आवर्स। कितना बेटा, 10 से 12 घंटे इस पे आपको देने हैं। 10 से 12 घंटे बेटा आपको देना है। परफेक्ट कंपटीशन आप जब पढ़ना बेटा, इसका मीनिंग पढ़ना सबसे पहले, इसके फीचर को पढ़ना, और इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। क्या पढ़ना बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, ये भी जरूर पढ़ लेना। पहले क्या पढ़ोगे, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, उस पे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ोगे,
उसके बाद से इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म पढ़ना, इसके बाद बेटा लगे हाथ लॉन्ग रन में पढ़ लेना, ठीक है। अलग क्वेश्चन ना पूछा जाए तभी आपको थोड़ा सा इसका कंपेरिजन करने में आसानी होती है। हमेशा अपने आप को एकदम एग्जैक्ट पैक नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बेटा एक कदम आगे रहो, ठीक ना। तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं पूछा जाए छोड़ दो बेटा, डोंट वरी, बट आप इसको पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपको कंपेरिजन करने में आसानी होती है कि शॉर्ट रन में हर एक फर्म को प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ये तीनों का सामना करना पड़ता है। बट इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन के केस में फर्म्स को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना बेटा, ओके। जो मैंने आपको बेटा ये पैटर्न समझाया, यदि आप इसको फॉलो किया बेटा, किसी पन्ने पर नोट कर लो, 80 मार्क्स आना ही आना है बेटा। क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं होगा, टॉपिक आपने पढ़ा, सीक्वेंस से पढ़ा, जो मैं आप लोग को वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप इसको छोड़िए मत। कुछ दिक्कतें मेरे साथ बेटा थी, इसके कारण मैं आप लोग को वीडियो नहीं प्रेजेंट कर पा रहा था। अब आपका ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, घबराइए नहीं, बिल्कुल आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा मौका बेटा आपको 80 में 80 गेन करने का, ठीक है। तो खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। हार नहीं मानना है, आगे बढ़िए। आप एक एक टॉपिक को सीक्वेंस, जैसे मैंने आप लोग को बताया, सबसे पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट नंबर पढ़ना बेटा, ये जुबान पे याद होनी चाहिए बेटा आप लोगों को। सिलेबस हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी किसी क्लास में जाओ बेटा, कोई भी प्रिपरेशन करना, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना है। बेटा जुबान पे याद कर लोगे ना तो छोटा दिखता है। जैसे जब आपको कहीं जाना होता है, क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं कि जगह कहाँ पे है, मैप देखते हैं, उसका रूट जान लेते हैं, आप बढ़ते जाते हैं बेटा और पहुंच जाते हैं। कि जब अंदाज से चलते हैं ना तो आपको वो डिस्टेंस बहुत दूर लगता है बेटा। डिस्टेंस को नजदीक करना है, पहले आप समझ लो, घर से चलने के पहले समझ लो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ पहुंचना है, पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, ठीक है। पूरी स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करो, और ये मत भागो कि कैसे कम समय में, अभी बेटा नहीं, वह कैसे आपको कम समय में करना बेटा, उसका रिवीजन का भी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बेटा, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना बेटा। चक्कर मत पड़ना, कोई कहे कि नहीं ये शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं, अभी शॉर्टकट का समय नहीं बेटा, अभी आप लॉन्ग कट पढ़ो, अभी आप पूरा डिटेल पढ़ो बेटा, मैं उसके लिए भी तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी आपका समय है, आप अपने समय को यूज करो। लोग पूछ रहे हैं सर कैसे तुक्का मारे, बेटा जहां पे भी ऐसी बात आती है ना, आप उस वीडियो को, उस सलाह को बिल्कुल मत मानिए, तुक्का, क्योंकि वो दिन गए। अब पेपर सेटर, अब तुक्का मारने वाले जो आइडिया जिसको उन्होंने हटा दिया, हो सकता है एक तुक्का दो तुक्का आपका सही लग जाए, लेकिन जब वो तुक्का मारोगे हो सकता है कि दो सही हुआ, लेकिन आप तुक्के के चक्कर में आप अपने 10 क्वेश्चन गलत कर जाओगे, बिल्कुल नहीं। जो करो ओके, उसको फाइनल बेटा लॉक कर दो। कंफ्यूजन बेटा मन में नहीं होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 का ए टिक मारा है और कोई बाद में आपका दोस्त कह दिया अबे यार 16 का ए लगाए हो, वो तो बी है। बेटा मत मानिए, जो आपके दिल से दिमाग से बेटा एक बार आ गया ना, उसको ओके कर दो,
क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे दोस्त को देखा है जो बहुत 100% बेटा चैलेंज लगा करते, अबे यार मैंने तो यहाँ ही पढ़ा, लगा दो, मेरी बात मान लो, मेरे सर ने तो ये बताया था, मेरी मैम ने तो ये बताया था, मैंने ये वीडियो देखा था। अब तुम बेटा कंफ्यूज हो गए, और तुम बेटा 60 का ए लगाए थे, और कहने पे, मुन्नू के कहने पे आपने क्या कर दिया, 60 का सी लगा दिया। और बाहर आए तो देखा बुक में, अरे यार 60 का ए सही था, मुन्नू तो 16 का सी करा दिया, मैंने तो उसको बाद में बदल दिया था इन वक्त पे। बहुत अफसोस होता है। जो आपके दिल से, आपके दिमाग से सबसे पहले जो ऑप्शन बेटा आता है उसको लगाओ, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ करके लगाना बेटा, ये नहीं आंख बंद किया और तुक्का मार दिया। अब वो भी तो हुआ ना, तो मेरे दिल में आया सी आ गया, सी लगा दो, अगले में क्या बी आ रहा और बी लगा दो। नहीं, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, आपने मेहनत किया बेटा, ठीक है, जो मेहनत किए हैं तो उसका बेटा लाभ भी लो, उसका प्रसाद मिलना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन को पढ़ो, 90 मिनट है बेटा आपके पास, है ना, 90 मिनट है, और क्वेश्चन कितने आपके 80। 1 मिनट तो दे दो बेटा, 1 मिनट से ज्यादा आपको मिलेगा ना, लेकिन क्या हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपका लगेगा? ईमानदारी से बताएं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन पढ़ा तुरंत क्लिक कर दो, कर्सर उठाया ले गया और कट, डन। बजट लाइन ऑल्सो नोन एज, ए ऑप्शन है बेटा प्राइस लाइन, बी आइसोकॉन्ट, इंडिफरेंस मैप, अरे भाई उसमें होता ही नहीं है, और ऑल द अबव कुछ है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस को मतलब है नहीं। क्या करना है, आप प्राइस लाइन को टिक कर दोगे, कितना समय लगा? 1 मिनट भी तो नहीं लगा। और वही जो सेकेंड मिनट बचता है वही आप कहाँ यूज करते हो, आगे चल करके न्यूमेरिकल यूज करते हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की यूज करते हो। हार्ड क्वेश्चन पहले करना है नहीं, इजी करना है हाँ। क्वेश्चन कैसे करना है, कूद के करना है, जंप करके करना है नहीं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 किया, पढ़ा, आंसर आ रहा है हाँ, टिक कर दो। कोई कंफर्म होने में शिकायत, कोई डाउट नहीं है, ओके। यदि डाउट है स्किप कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। 4 नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ए जहां पे डाउट वाली चीज बेटा उसको बात के लिए रखना है ना। न्यूमेरिकल को सबसे लास्ट में करना बेटा, क्यों? न्यूमेरिकल यदि फंस गए समय आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल बेटा जब टाइम देना शुरू करता है ना, तो आपके बेटा मन में बार बार आता है इसका आंसर क्या होगा, नहीं मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, इसको करो करो, और चक्कर में क्या हो गया कि आपके समय खत्म हो जाते हैं, और आपको आते हुए क्वेश्चन बेटा क्या होता है, छूट जाता है, बाद में आप पछताते हो। तो सबसे पहले थियरी वाले क्वेश्चन को करोगे, लास्ट में न्यूमेरिकल पर जाओगे, ठीक है। और 90 मिनट ही है आपको, 80 मिनट बेटा मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, 80 क्वेश्चन 80 मिनट, वो भी बहुत ज्यादा बेटा। 10 मिनट बेटा अपने पास हमेशा स्पेयर रखना रिवीजन के लिए, फाइनल सबमिट करने के समय के लिए, ओके। आप बेटा इस मंत्र को गांठ बांध लो, जो मैंने आप लोगों को पीपीटी प्रेजेंट किया है तो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बेटा इस पर बहुत मैंने वर्क किया है कि किस चैप्टर के बाद से क्या पढ़ने से क्या फायदा होगा और एक दूसरे से क्या रिलेशन है। मैंने क्यों नहीं पहले कह दिया आप पहले मार्केट पढ़ लो, नहीं, हर एक का अपना एक जगह है, और उस जगह से अगले वाले जगह पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा मैंने एनालिसिस किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बेटा चलना, ये मेरा सुझाव है। बाकी आप डिसीजन लोगे बेटा वो आपका है, लेकिन अनुभव के आधार पे, उसके वेटेज के आधार पे मैंने आप लोगों को एक पूरा प्रेजेंट किया हुआ, आप देखना। और कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप और क्या चाहते हो, किस टॉपिक पे चाहते हो एक्सप्लेनेशन। आप अपनी बेटा रिक्वायरमेंट दोगे, मैं स्पेशली आपके लिए दूंगा बेटा, डोंट वरी। यदि मेरे वीडियो से, मेरे लेक्चर से किसी एक बच्चे को भी लाभ होता बेटा, तो मैं अपने आप को बेटा
समझता हूं कि मेरा मेहनत सफल हो गया। आप लोग बेटा तो हजारों की संख्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा तो बस ये मिशन होता है, मेरा ये विजन है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में मेरे लेक्चर से यदि एक भी बच्चा आगे बढ़ जाता है, मुझे लगता है कि मेरा मेहनत सफल हो गया। लेकिन मेरे पीछे तो आप लोग की लाइन लगी हुई है। तो बेटा जब आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है, और जब आप हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। ओके, चलिए अगला जो मेरा वीडियो आएगा बेटा वह आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का होगा, जो कि मैंने कंज्यूमर इक्विपमेंट के लिए स्टार्ट किया था, उसी का अभी पेंडिंग पार्ट है। तो मैं आपसे फिर अगले वीडियो मिलता हूं। ध्यान से इसी वीडियो को देखिए बेटा। आज पहले समझ लो, स्ट्रेटजी बना लो बेटा, कॉपी पे नोट कर लो पद्माकर सर ने क्या बोला पहले पढ़ने के लिए, बाद में क्या बोला है, फिर बाद में क्या है, कितने घंटे कितने दिन पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि केवल इकोनॉमिक्स के लिए टॉप करना है, आपके सभी सब्जेक्ट मायने रखता है। इसलिए मैंने आपको 2 घंटे की बात किया है, ठीक है। आप एक स्लोगन आज सुनते होंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वैसे ही जो मैंने आपको टिप्स दिया है, 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है, तो जो 2 गज की दूरी है बेटा वह 2 घंटे के रूप में है। 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन, यही मैंने आपके लिए रखा है। यदि इस हिसाब से भी करो बेटा तो टोटल मैं देख पा रहा हूँ 29 डेज, 28 डेज, 30 डेज मैक्सिमम चलेगा, खत्म हो जाएगा। फिर मैं अगला स्ट्रेटजी आपको बाद में प्रेजेंट करूँ, अभी नहीं, क्योंकि मैं यदि अभी दे दिया बेटा आप बिल्कुल उसी टेक्निक को अपनाना शुरू कर दोगे, जबकि उसकी जरूरत अभी नहीं है, वो जरूरत बाद में उसकी पड़ेगी। ठीक है, पहले आप कर लो बेटा थोड़ा सा मेहनत, वार्म अप कर लो, फिर हम आपसे लास्ट राउंड में मिलते हैं, ठीक ना। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, कंज्यूमर्स इक्विपमेंट। ओके, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।